नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कृषि के समसामयिक कार्यों के बारे में, यानी फसलों की सुरक्षा कैसे करनी है और इन दिनों हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। और आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव वर्मा। आप कृषि नमस्कार वैज्ञानिक हैं, किसान कृषि भाइयों। विज्ञान केंद्र बैतूल में आप पदस्थ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सर, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात रॉगिंग की करते हैं। रॉगिंग क्या होता है और ये किन फसलों में इसका इस्तेमाल होता है? देखिए, रॉगिंग जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम जब किसान भाई लेते हैं खास करके, तो उसमें रॉगिंग जो प्रक्रिया है वो है अवांछित पौधों को निकालना। चाहे वो उसी फसल का दूसरी किस्म का पौधा हो अच्छा। या दूसरी फसल का पौधा हो, अवांछित पौधों को बाहर हमें खेत से करना है। तो ये रॉगिंग है। तो खास करके अभी जैसा कि हमने बताया कि सोयाबीन हमारा जो अब इस समय फली भराव की अवस्था में, कहीं कहीं पुष्पन अवस्था में भी है। तो पुष्पन अवस्था में जहाँ पर है तो फूलों के रंग से भी हम पहचान सकते हैं, परंतु कई बार एक ही तरह के फूलों का रंग होता है। परंतु जब फली अवस्था में हमारा जब आ जाता है पौधा, तो उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी भौतिक गुण हैं, वो देखने पर समझ में आ जाता है कि ये इस प्रजाति का पौधा हमारा नहीं है या अच्छा। है। तो जो अवांछित पौधे होते हैं उसको हमें फसल के खेत में से निकालना है ठीक है। और उनको अलग करना है। तो हमारा जो बीज उत्पादन होगा, जो ट्रू टू टाइप होगा, हमारा जो किस्म जो हम पैदा करने जा रहे हैं बीज उत्पादन के लिए, उसमें एक ये प्रक्रिया रॉगिंग कहलाती है। और ये बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है जब फली भराव की अवस्था में, ताकि हम अवांछित पौधों को निकाल देंगे तो हमारा बीज जो है तैयार होगा, वो उन्नत प्रजाति का सही ट्रू टू टाइप होगा, शुद्ध होगा। ये एक प्रक्रिया। सर, अगर मूंग, उड़द, मक्का तीन अहम फसलें हैं, अगर हम इनकी बात करें, किसान भाइयों को इन दिनों क्या काम करने हैं या क्या सावधानियां रखनी है? देखिए, मूंग, उड़द और मक्का तीनों जो है इस समय जो खास करके हम मूंग उड़द की बात करें तो मूंग तो फली भराव की अवस्था में है, और साथ ही साथ हमारी जो उड़द की फसल है वो भी पुष्पन अवस्था में चल रही है, कहीं कहीं फली। अब किस्मों के ये वाली बात आती है कि वो कितनी अवधि की किस्में हैं, इस पे डिपेंड होता है। यदि वो कम अवधि की किस्में हैं, अच्छा, बुआई कब हमारे किसान भाइयों ने की है, तो ये भी एक विशेष महत्व का है। तो हमें यहाँ खास करके ध्यान देना है, मूंग उड़द में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो पीली पत्ती रोग आता है। अच्छा। पीत वर्णक रोग जिसको बोलते हैं। तो उसके बचाव के लिए उन्हें अपने, चूँकि जैसे ही ड्राई स्पेल आता है, अभी जैसा कि चल रहा है ड्राई स्पेल है ये, जैसे ही ड्राई स्पेल आता है तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक बात। तो सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए, और सफ़ेद मक्खी ही उस रोग की जनक है, पीली पत्ती जो रोग है जी। उसकी रोग जनक सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई या रस चूसक कीट होते हैं, जो एक पौधे से दूसरे पौधे पे आते हैं। और ये मक्खी 200 तक पत्तियों को दिन भर में इन्फेक्टेड कर देती है। अच्छा। एक मक्खी जो है एक दिन में 200 पत्ती तक को इन्फेक्टेड कर देती है। तो मतलब यदि हम देखें तो वो लाखों की तादाद में होती हैं। बिल्कुल। तो अपने खेतों का निरीक्षण किसान भाई करते रहें, पौधों के हिला के देखें, यदि मच्छर या मक्खी उसके आसपास भुनगे दिख रहे हैं, सफ़ेद मक्खियाँ दिख रही हैं, तो उनको उस समय कोई भी रस चूसक कीटों से नियंत्रण की दवाइयाँ छिड़काव इस समय करना चाहिए, जिसमें अमीडा क्लोरोपिड हो सकती है, आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव करें, या थायोमेथाक्साम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। इससे बचाव किया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी की बात की डॉक्टर साहब, चूहा नियंत्रण ये भी एक बड़ी समस्या होती है किसान भाइयों के बारे में, तो इसके निदान क्या है? जैसे जैसे फसल परिपक्व अवस्था में आती है, और ये परिपक्वन की अवस्था लगभग चल रही है कई फसलों में, तो चूहों का प्रकोप खेतों में बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक चूहा लगभग मतलब अपने जीवन काल में 10 किलो अनाज तक खा जाता है। तो उससे बचाव आवश्यक है। उसके लिए हमें चाहिए कि जो एल्युमिनियम फास्फाइड नामक जो दवा है, जी। जिंक फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड, ये दवाइयाँ 2 आती हैं। जहाँ भी चूहे के बिल हमें दिखें, खेतों की मेड़ों पर निरीक्षण करें। आमतौर पे ये बिल बने रहते हैं, उनके बिलों में एल्युमिनियम फास्फाइड डाल के मिट्टी से उनको ढक दे, तो वो जहाँ भी होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। दूसरा, जिंक फास्फाइड जो आती है, तो उसमें आप मूंगफली दाने में या अन्य जो उसके पसंद की चीज़ें, मक्का के दाने फुला करके, या जो गेहूँ अनाज है, अनाज को घुघरी बना करके, मतलब उसको बॉईल करके घुघरी बना के, उसमें भी हम जिंक फास्फाइड दवा नामक दवा जो है डाल के वो जगह जगह पे हम उसको रखें। परंतु चूहा बहुत समझदार प्राणी है, उसको आपको पहले निमंत्रण देना पड़ेगा। निमंत्रण के लिए ये प्रक्रिया आपको 1-2 दिन पहले शुरू करना पड़ेगी, ताकि वो दाना खाने को आए। आप एकदम से दवा रख देंगे, तो कुछ चूहे मर गए, तो फिर वो
उस पर नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल सर। धान की फसल के बारे में अगर हम जिक्र करें तो धान उत्पादक जो किसान भाई हैं उनको इन दिनों क्या करना है? धान में इस समय बढ़भार की अवस्था चल रही है। जी जी। और चूंकि जो कम अवधि की फसलें हैं धान की, उनमें ईयर हेड इमरजेंसी की व्यवस्था आ रही है, बाली निकलने की संभावना बनती है अगले इस महीने में। तो उस अवस्था में हमें किसान भाइयों को क्लोजली वॉच करना है, अपने खेतों का निरीक्षण करते रहना है। जो बरसात का पानी खेतों में भर गया होगा, इस समय बारिश का पानी, नदी नालों का पानी कई जगह खेतों में आ जाता है, बह के आ जाता है, एक बार उस पानी को आपको बदल देना है। अच्छा। खास करके जो किसान भाई परंपरागत पद्धति से धान उगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी अपने खेतों में भर के रखते हैं, तो उस पानी को एक बार बरसात के पानी को बदल देना है। दूसरा पानी एक बार साफ पानी या उसको निकाल देना है, थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस देना है उस समय हमें। और जैसे ही हमारा वाटर स्ट्रेस का हो जाएगा, उसके बाद जो भी बारिश होती है उस पानी को रोक लेना है, आखिरी पानी को फिर रोकना है। दूसरा, आप खेतों का निरीक्षण करें। इस समय ब्लाइट डिसीज़ और ब्लास्ट डिजीज़ दोनों का प्रकोप धान में होने की संभावना होती है। तो लाल रंग के आँख के आकार के धब्बे यदि हमें पत्तियों पे दिखते हैं तो वो ब्लास्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ब्लास्ट बीमारी से बचाव के लिए उन्हें कॉपर फंजीसाइड का उपयोग, एबुकोनाजोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा या तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हमारे किसान भाई। तो इस तरह से उन्हें पहले तो क्लोजली वॉच करते रहें, नज़र रखें इस तरह की समस्या यदि कहीं। अच्छा, ब्लाइट में भी ऊपर से झुलसा रोग है, ये ऊपर से नोक की तरफ से पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं धान की, तो वो भी एक समस्या हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखें। तो इस तरह से उनके कॉपर फंजीसाइड का उपयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चूँकि धान की फसल में पानी का बहुत इस्तेमाल होता है, जल का जिक्र हुआ है, लेकिन अब कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति होगी कि कई दिन बारिश नहीं होती है मानसून में भी, तो ऐसे में वो नमी बनी रहे ज़मीन में या जल संरक्षण, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके ड्राई स्पेल पड़ जाता है फसलों में, और ड्राई स्पेल अब जैसा हम देख रहे हैं अभी एक ड्राई स्पेल आ रहा है। हाँ। तो इस बीच में हमें नमी संरक्षण और जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिपक्व अवस्था में फसल को पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है। परिपक्व अवस्था में जब नमी होती है तब हमें फसल में भराव अच्छा मिलता, दाने अच्छे बनते हैं। तो इस समय में उन्हें इंटरकल्चर ऑपरेशन करने चाहिए। जैसे ही उनको ड्राई स्पेल पड़ता है खेतों में, तो इंटरकल्चर ऑपरेशन कुल्फा या डोरा अपने खेतों में ज़रूर चलाएं और नमी को संरक्षित करें। मल्चिंग करें, जो आपने खरपतवार नियंत्रण करके रखा हुआ था, कचड़े जो पड़े हुए थे उनको मल्चिंग कर दें। खास करके उन फसलों में जिनको मल्च कर सकते हैं, अदरक, हल्दी, इस तरह की फसलें, उनको मल्च कर दें ताकि नमी संरक्षित ज़्यादा समय के लिए रहे। तो ये प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। मूंग उड़द वगैरह हैं, इनमें कुल्फा या डोरा चला दें। सोयाबीन में कुल्फा डोरा चला के नमी को संरक्षित, पपड़ी को तोड़ देने से नमी संरक्षित रहेगी और काफ़ी समय तक उनको इस नमी का फ़ायदा मिलेगा, खास करके दाने भरने की अवस्था में। जी डॉक्टर साहब, हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे आपसे, हम बागीचों की बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन किसान भाइयों वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और खेती के समसामयिक कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि के समसामयिक कार्यों के बारे में। डॉक्टर संजीव वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि बागीचों यानी उद्यानिकी में किसान भाइयों को इन दिनों कौन से कार्य करने हैं? देखिए, इस समय बगीचों में पानी ज़्यादा गिरने से जलभराव की अवस्था बनती है, तो किसान भाइयों को अपने बगीचों में जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। खास करके अमरूद, आम के जो बगीचे होते हैं, इनमें यदि जल निकास की व्यवस्था नहीं करेंगे तो जड़ सड़न रोगों की संभावना बनती है। कीट व्याधियों का प्रकोप भी बगीचों में ज़्यादा बनता है। दूसरा, खरपतवार प्रबंधन का कार्य जैसे ही बतर मिलती है, एक बार खरपतवार प्रबंधन का कार्य बगीचों में कर देना चाहिए उनको। और ख़ास करके उन किसान भाइयों को भी ध्यान देना आवश्यक है। कई बार वो बगीचों में थाले बना देते हैं पौधों के, और वो थाले को तोड़ते नहीं हैं। तो ये भी बरसात के समय इस समय ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि थाले बना के नहीं रखना है पौधों के, और थाले तोड़ दें उस समय जब बरसात ख़त्म हो जाती है, उस समय थाले बना के रखना है। क्योंकि पानी थालों के ही भर के रुकेगा तो जड़ सड़न की समस्या बढ़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बडिंग और ग्राफ्टिंग, इसके द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं, उसको लेकर किसान भाइयों को आपकी ओर से क्या सलाह है? देखिए, इस समय जो सबसे उपयुक्त समय है वो हमारा पौध प्रवर्धन विधियों का है। मतलब हम नींबू, अमरूद, आम, इन सभी में पौध प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे तैयार करने के लिए बडिंग और ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो इसमें गूटी पद्धति है, जैसे अमरूद और नींबू में गूटी पद्धति से पौधे हमारे किसान भाई तैयार इस समय कर सकते हैं। और उनके जो यदि उन्नत प्रजाति के पौधे उनके ही घर में लगे हुए हैं, तो उनसे यदि वो पौध प्रबंधन का काम करते हैं, बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई खर्च नहीं लगता है, सिंपल सा है। यदि वो आम में ग्राफ्टिंग करते हैं, उन्नत प्रजाति का आम का पौधा है, तो उसकी साइन को तैयार करना 8 दिन पहले और उसको ग्राफ्ट करना है। तो उसको आसपास के किसी भी माली से पूछ के, या बगीचों में जो हमारे उद्यानिकी विभाग के बगीचे हैं वहाँ जाके देख करके उस प्रक्रिया को कर सकते हैं। गूटी में भी बहुत सिंपल प्रक्रिया है, उसको भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई। तो इस तरह से बडिंग ग्राफ्टिंग के द्वारा उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार किसान कर सकते हैं। बिल्कुल। नर्सरी में इन दिनों किसान भाइयों को कौन कौन से काम करने हैं? देखिए, रोपणी में सबसे प्रमुख बात है, अब जैसे ही बारिश ख़त्म होने पे आती है, हमारा विंटर नर्सरी की तैयारी हो जाती है। मतलब शीतकालीन नर्सरी की तैयारी हमारी हो जाती है। तो नर्सरियों में एक बार अपना नीम की खली डाल के किसान भाइयों को उसको बेड पे नीम की खली डाल दें, ताकि कोई रोग और फफूंदियाँ आने की संभावना, कीटों के आने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। तो उसके उपरांत अपना जो बेड वो डालने वाले हैं शीतकालीन वेजिटेबल के लिए, चाहे बैगन, टमाटर, मिर्ची, जो भी गोभी वगैरह की सब्जियों की रोपणी वो तैयार करने वाले हैं। तो क्या होता है, बारिश में हमारी जो बेड होती है वो ज़मीन से उठी हुई होती है, 15 सेंटीमीटर उठी हुई होती है आमतौर पे। तो हमारी जो ठंड के समय की जो बेड होगी वो प्लेन हमारी बेड हो जाएगी अब, क्योंकि अब पानी भराव की अवस्था उस समय नहीं बनेगी। तो उस समय की हमारी जो बेड बनाएगा किसान, तो उसको इस बात का ध्यान रखेंगे जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था करे वो, और उन बेड में उनको सीड डालना है। तो इस समय उपयुक्त समय ये आता जा रहा है, तो वो पहले से ही रोपणी तैयार करेंगे तो शीतकालीन वेजिटेबल की जो उपलब्धता पौधों की रोपणियों की उसको रहेगी, बाज़ार में उनको बढ़िया दाम मिलेगा, उत्पादन कीमत मिल जाएगी। तो ये अगेती जो भी किस्में हैं उनको लेकर के उन्हें इस समय बेड तैयार कर लेना चाहिए और नर्सरियाँ तैयार करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, अब हम बीजोत्पादन के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि बीजोत्पादन का भी वक्त है, तो उसके लिए आपकी ओर से किसान भाइयों को क्या सलाह है? देखिए, बीज उत्पादन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जब भी बुआई का समय आता है, किसान भाइयों को बीजों की भारी समस्या होती है और बीजों के लिए भारी मारामारी होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी उन्नत किस्म प्रजाति उनने लगाई हुई है उसमें पर्याप्त खरपतवार का प्रबंधन करें, क्योंकि खरपतवार प्रबंधन नहीं करेंगे तो खरपतवारों के बीज उन बीजों के साथ आ जाएंगे। साथ ही जो अवांछित पौधे हैं रैगिंग करें, जैसा कि मैंने पहले बताया। अवांछित पौधे निकाल दें उसी फसल के, दूसरी किस्मों के पौधे निकाल दें, दूसरी फसलों के पौधे निकाल दें उस खेत से। और जब आप कटाई कार्य करेंगे खास करके, तो कटाई कार्य करने के समय इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो वैरायटी या जो किस्म आपने तैयार करनी है उसको दूसरी किस्मों से अलग रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, खलिहान में या जहाँ भी उनकी जो हार्वेस्टिंग प्रक्रिया है
प्रसंस्करण की प्रक्रिया है, उनमें दूसरी प्रजातियां मिक्स ना हों, जी जी। तो वो आपका शुद्ध बीज तैयार हो जाएगा। और उनकी प्रॉपर ग्रेडिंग वगैरह करें, जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है उसके उपरांत प्रॉपर ग्रेडिंग करके पैकेजिंग करके रखेंगे, तो उनको बार बार बीज लेने की, अब वो ब्रीडर बीज ले लेते हैं कई बार किसान भाई, या फाउंडेशन सीड या आधार बीज लेते हैं, तो आधार बीज को वो 3 साल तक उसको उगा सकते हैं। आमतौर पे वो क्या करते हैं, आधार बीज पैदा किया और मंडी में बेच दिया, तो आपका बीज खत्म हो गया। तो उनको चाहिए कि उस बीज को आगे के लिए और दूसरे किसानों को भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस तरह से उनको बीज उत्पादन में सहयोग किसान भाइयों को भी करना चाहिए, और खुद क्या भी बीज तैयार उनको कम से कम 1 एकड़ खेत प्रति वर्ष, आधा एकड़ खेत बीजों के लिए छोड़ के रखना चाहिए कि इसमें हम अपनी उन्नत प्रजातियों के बीज तैयार करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फूल उत्पादक किसान भाइयों के लिए भी, क्योंकि त्योहारों का सीजन आना है, फूलों बहुत की मांग बढ़िया बढ़ेगी। प्रश्न आपने जी, किया है कि हमारे जो भी किसान हैं उनको इस समय चाहिए कि अपने गेंदा के जो रोपणी है वो तैयार कर लें अति शीघ्र, क्योंकि उधर त्योहारी समय आने वाला है। लगभग 45 से 60 दिन की किस्में आती जिनमें पुष्प उत्पादन का काम आरंभ हो जाता है। तो पुष्प उत्पादन के समय उनको चाहिए कि इस समय से जब वो लगाएंगे तो उधर दशहरा, दिवाली, ऐसी प्लानिंग से उनको नर्सरी तैयार करना चाहिए कि उन्हें जो रोपे लगाएंगे अपने फूल गेंदा के या दूसरे फूलों के, तो वो उस समय उनको पुष्प पर्याप्त मात्रा में मिलने, जब अच्छा दाम रहता है। जी जी। तो इस बात का उनको विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा गेलार्डिया भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई, नवरंगा बोलते हैं जिसको, ट्यूबरोजा है जो ज़्यादा दाम पे बिकने वाला है, उसको भी हमारे, जिसको रजनीगंधा बोलते हैं, तो भी काफ़ी दाम मिलते हैं। आने वाले समय में ग्लेडियोलस भी है हमारा, जैसे ही ठंड का समय आता है, शीतकाल के पहले यदि ग्लेडियोलस लगाते हैं तो बुके में उसका काफ़ी अच्छा भाव मिलता है, बुके में लगता है, जो डंडी स्टिक रहती है उसकी 12-15 रुपए की एक स्टिक बिकती है, उसकी भी 20 रुपए तक की, अलग अलग कलर के हिसाब से रहता है। तो इस तरह के वो बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें कि कहाँ ये पौधे मिलेंगे, तैयार होंगे बीज इनके, कहाँ मिलेंगे, रोपे कहाँ मिलेंगे, और सही समय पे उनको प्लानिंग से लगाएं कि पर्याप्त उनको आने वाले 4 महीने तक पुष्प मिलते रहें। क्योंकि त्योहारी सीजन होगा, जैसे दशहरा, दीपावली के समय उनका फुल ब्लूम आना चाहिए, तब उसका रेट अच्छा मिलता है, तो उनको जो आर्थिक लाभ है वो बढ़ जाता है। तो इन बातों का भी उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए पुष्प उत्पादन और कृषकों को। आर्थिक लाभ की अगर आपने बात की तो कोशिश यही है कि किसान भाइयों की आय दोगुनी हो, कृषि मुनाफे का सौदा बन भी रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे में कुछ और आप कोई बड़ी सलाह आप देना चाहे चलते चलते हमारे किसान भाइयों को? देखिए, आमतौर पे किसान भाई सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि जो खेती की पद्धति है जी। वो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम पे चल रही है। या तो उसने गेहूं लगा लिया, अभी सोयाबीन लगा दिया, या धान लगा दी, तो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम पे चल रही है। तो उसको चाहिए कि खेती के साथ साथ जी जी। अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में वो ज़रूरी कुछ ना कुछ व्यवसाय उसको, या तो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, या मुर्गी पालन है, इस बकरी पालन है, इस तरह के व्यवसाय छोटे छोटे। इसके लिए आसानी से आपको ऋण भी मिल बिल्कुल जाता है, ऋण तमाम मिलेगा, सुविधाएं भी मिलती हैं, कई अनुदान भी सुविधाएं, मिलता अनुदान है, है, उसका सब्सिडी लाभ भी मिलती है। लेना चाहिए किसान भाइयों को। तो चलिए किसान भाइयों, देखिए बहुत अहम जानकारियां दी हैं डॉक्टर साहब ने आज आपको अपनी खेती किसानी को बढ़ावा करने के लिए भी और सुरक्षित रखने के लिए भी। सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरू, बांस की खेती को मिला बढ़ावा, गन्ने के मूल्य में हुई बढ़ोतरी, कीट प्रबंधन का हुआ प्रशिक्षण, मछली पालन में बनाई मिसाल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कृषि तथा समृद्ध उत्पादों में हमारा देश दुनिया में 1 और 2 नंबर पर है। श्री तोमर किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ कर रहे थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि परिषद यह प्रयास कर रही है कि कृषि और किसान नई तकनीक से जुड़ें, हमारे उत्पाद गुणवत्तापूर्ण हों और वैश्विक पैमाने पर खरे उतरें। यह सरकार के साथ किसानों की जिम्मेदारी है कि किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, कम रकबे, कम सिंचाई में पर्यावरण के मित्र रहते हुए पढ़े लिखे युवा कृषि की ओर आकर्षित हों। कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों सहित
भारत सरकार की यह कोशिश है कि किसानों को कृषि संबंधी नई नई जानकारी मिले, वे नंबर 1 नई तकनीक सीखें। कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली खेती में बांस भी एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खासियत यह है कि एक बार बांस की बुआई करने के बाद सालों साल तक इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। किसानों को बांस की खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में भी बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में 4,443 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस का रोपण किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 10 करोड़ 60 लाख का अनुदान दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने के मूल्य में 5 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद इस वर्ष गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्र द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य देश के सभी राज्यों में लागू नहीं होता। अलग अलग राज्यों के किसानों की स्थिति के अनुसार अलग से गन्ने का मूल्य तय करती है। इसे स्टेट एडवाइजरी प्राइस कहा जाता है। राज्यों के द्वारा जो मूल्य तय किया जाता है वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक होता है। भारत ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन करने वाला देश है। देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 400 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। ज़्यादातर किसान गन्ना चीनी मिलों को देता है। सन 1966 से केंद्र सरकार गन्ने का मूल्य तय करती आ रही है। कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा कन्नौद विकासखंड में कृषि विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने सोयाबीन में पीला रोग, तना मक्खी और मक्के की फसल में लगने वाले कीटों के बचाव के बारे में बताया। फसलों में होने वाली खरपतवार किस तरह खेती के लिए नुकसानदेह है और इससे कैसे फसलों को बचाया जा सकता है, इस बात की जानकारी भी विशेषज्ञों ने दी। इसके साथ ही कृषि की आधुनिक तकनीक और प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी गई। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास और कुछ करने का जज्बा हो तो कठिनाइयों से आसानी से निपटा जा सकता है। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है मंडला जिले के देवदरा गांव के मयंक मस्कूले ने। मछली पालन में रुचि रखने वाले इस युवा ने स्वयं के खर्चे पर स्वयं की आधा एकड़ जमीन पर तालाब का निर्माण कर लिया। 20 दिन में तैयार इस तालाब में मयंक ने 6000 अनग्रेसिस प्रजाति की मछली के बीज डाले और 6 महीने से भी कम अवधि में ही तालाब में 1 किलो वजन की मछलियां हो गईं। मछली की अच्छी प्रजाति और खूबियों के कारण मांग भी लगातार बढ़ने लगी। यही वजह है कि फुटकर और थोक मार्केट में बराबर मछली की मांग बनी हुई है। यही वजह है कि मयंक अब दोगुने उत्साह और लगन के साथ अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं। मयंक को उसके काम में कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के विशेषज्ञों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।